Hi everyone, my name is Ravis and I teach philosophy and literature. So, in this video, we are going to study Thomas Stern Eliot as a critique. Okay, now Thomas Stern Eliot, he was born in 1888, and he died in 1965. 1965. और ही वॉज द फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक जिन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे जो इंटायर लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म है इंग्लैंड का, उसको चेंज करके रख दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंस्पायर किया था न्यू क्रिटिसिज्म को। हम लोग एक सेपरेट क्लास करेंगे न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में, न्यू क्रिटिसिज्म है क्या, है ना, उस पर कौन कौन से राइटर्स है, एलन टेट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम दूसरी क्लास में। आज हमारा फोकस होगा टी.एस. एलियट एज अ पोएट एंड एज अ क्रिटिक। ठीक है, अब क्योंकि एलियट के बारे में क्लास अगर मैं पोइट्री से शुरू करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इनका जो सबसे पहला वर्क था प्रूफ रॉक, है ना, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ रॉक, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है ना, और जिस तरह से वो पोइट्री लिखते हैं मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता जाऊंगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा इट विल मेनली फोकस ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, एलियट एज अ क्रिटिक। ठीक है, ही वॉज अ मॉडर्न क्रिटिक, ही वॉज अ मॉडर्न क्रिटिक, है ना, और काफी फेमस एंड काफी इंपॉर्टेंट क्रिटिक हैं। इनके वर्क्स को एक एक करके हम देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह की क्रिटिसिज्म ये करते थे। सबसे पहला जो इनका वर्क था, मेजर वर्क था, वो था ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ठीक है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, जो कि पब्लिश हुआ था 1919 में, पब्लिश हुआ था 1919 में। दिस इज अ मेजर वर्क। टाइटल से ही पता चल रहा है ट्रेडिशन की बात कर रहा है यहाँ पे। एलियट किसकी बात कर रहा है? ट्रेडिशन की बात कर रहा है। हमने पिछले वीडियोस में जब मैथ्यू अर्नल को समझने की कोशिश की थी तो वो कल्चर की बात कर रहा था, और कल्चर में वो ट्रेडिशन की बात कभी नहीं किया, लेकिन उसने भी बोला था कि जो ट्रेडिशन है वो एक्चुअली कल्चर का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे एलियट है, वो स्पेशली ट्रेडिशन के ऊपर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल के टैलेंट के ऊपर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल के टैलेंट के ऊपर, टाइटल से ही पता चल रहा है। और ये जो वर्क है वो द इगोइस्ट मैगजीन में पब्लिश हुआ था, और बाद में सेक्रेड वुड मैगजीन में पब्लिश हुआ था। ठीक है, 1919 में। हमें बस इतना ही याद रखना है कि द इगोइस्ट मैगजीन में पब्लिश हुआ था। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर ये ट्रेडिशन की बात करता है और इंडिविजुअल के टैलेंट की बात करता है। ठीक है, द सेक्रेड वुड हो गया। हाँ, अब क्या है कि इस पर्टिकुलर वर्क में ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में ही आर्ग्यूज इम्प्रेशनल नेचर के बारे में बातें करता है। जो एक पोइट का जो इम्प्रेशनल नेचर होता है उसके बारे में बातें करता है, और कहता है कि जो इम्प्रेशनल नेचर है वो एक तरह से सिग्निफिकेंट लिटरेरी ट्रेडिशन का पार्ट है ना। ठीक है, इम्प्रेशनल नेचर की बात करता है। और अब इम्प्रेशनल नेचर का क्या मतलब हुआ, हम लोग आगे धीरे धीरे इसको और अच्छे से समझेंगे। इम्प्रेशनल का नेचर का मतलब सिंपली है, वो कहता है जो इंडिविजुअल टैलेंट है, जो इंडिविजुअल इंसान है ना, उसको इम्प्रेशनल होना पड़ेगा जब भी वो किसी पोइट्री को लिख रहा होता है, जब भी वो किसी आर्ट को क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे इसके कुछ की आइडियाज को पढ़ते हैं तब अच्छे से समझ आएगा हमें। हाँ, तो यहाँ पे कहता है कि जो ग्रेट पोइट्री है ये कभी पर्सनल एक्सपीरियंस को फॉलो नहीं करता है, लेकिन दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी। ठीक है, ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी। ठीक है, कहता है जो पोइट्री है वो कभी पर्सनल एक्सपीरियंस को नहीं करता है, मतलब इट इज नॉट अबाउट, पोइट्री इज नॉट अबाउट द पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉट अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल, कहता है ये जो पोइट्री है, सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि जो पोइट्री है ना,
पोइट्री जो है इज नॉट अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस। इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा या फिर रोमांटिक्स में हमने पढ़ा कि रोमांटिक्स में जो रोमांटिक्स जो थे वो पोइट्री को हमेशा पर्सनल बताते थे, क्योंकि याद है जब विलियम वर्ड्सवर्थ को मैंने पढ़ाया था तो वर्ड्सवर्थ ने क्या बोला था, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ अ पावरफुल फीलिंग, और जो कि क्या करता है, जो कि कंबाइन करता है ट्रैंक्विलिटी में, मतलब कि जब हम एकाग्र होकर बैठते हैं तो उन सारी चीजों को, जो हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, है ना, एक हमारा पर्सनल थॉट का जो ओवरफ्लो फीलिंग था, है ना, उसको हम क्या करते हैं, इसको कंबाइन करके हम पोइट्री को क्रिएट करते हैं। तो पोइट्री फॉर दी कह सकते हैं कि रोमांटिक्स वो क्या था, पर्सनल एक्सपीरियंस था। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है एलियट कहता है कि नहीं, पोइट्री शुड नॉट बी अ पर्सनल एक्सपीरियंस। यार पोइट्री पर्सनल एक्सपीरियंस होता ही नहीं है, इसलिए उसने बोला इम्पर्सनैलिटी की बात की, है ना, कि हमें इम्पर्सनल होना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर फैक्ट से। और ये क्या है, पोइट्री क्या है, पोइट्री जो है अकॉर्डिंग टू हिम ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी है, विच मीन्स कि जब हम ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे और जब ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी को बनाए रखेंगे तो वही पोइट्री है। इसलिए आप एलियट के जितने भी वर्क्स हैं उसमें आप देखोगे कि एलियट जो है वो इंट्रापर्सनल चीजें करते, मतलब इंट्रा टेक्सुअल कह सकते हैं कि इंटर टेक्सुअलिटी करता है, विच मीन्स कि टेक्स्ट के अंदर विद इन द टेक्स्ट। सपोज मानो कि जब हम प्रूफ ऑफ पढ़ रहे होते हैं, है ना, या फिर जब हम द वेस्टलैंड, उनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है द वेस्टलैंड, जब वेस्टलैंड पढ़ रहे होते हैं तो उसमें देखोगे आप भगवत गीता से, उसमें आप देखोगे जैसे एक सेंटेंस है, दाता ध्यात्मम धम्यता शांति शांति शांति, दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ ये जो उनका जो वर्क है सबसे इंपॉर्टेंट है ना द वेस्टलैंड, उसका ये सबसे लास्ट लाइन है, तो ये उपनिषद से लिया गया है। तो उसी तरीके से इनके जो वर्क्स हैं उसके वर्क्स में इंटरटेक्चुअलिटी का यूज किया गया है, तो विच मीन्स कि वो अपने ट्रेडिशन को मेंटेन किए हुए हैं। वो हमेशा कहते हैं कि ट्रेडिशन शुड बी फॉलोड। पोइट्री जो है वो ट्रेडिशन का ही पार्ट है। पोइट्री कैन नॉट बी एन इंडिविजुअल्स चॉइस। पोइट्री को अपनी इंडिविजुअल चॉइस या अपनी इंडिविजुअल की जो पर्सनल फीलिंग्स होती है वो पोइट्री के अंदर नहीं डालता है। तो सबसे पहला जो मेजर चीज था वो था पोइट्री इज नॉट अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस बट इट इज रादर ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। और फिर कहता है कि जो पोइट है ना, इट शुड सबमिट हिमसेल्फ टू द ट्रेडिशन। ट्रेडिशन को सबमिट कर देना होता है, तभी क्या कर सकता है कि अगर हम जैसे मैं बताता हूं, अगला पॉइंट कहता है कि वी शुड नॉट एम, हम एक जो पोइट होते हैं उस पोइट को कभी ओरिजिनलिटी की तरफ एम नहीं करना चाहिए। ठीक है, शुड नॉट एम towards should not aim towards originality। कहता है कि पोइट्री जो है वो ओरिजिनलिटी पे फोकस नहीं होनी चाहिए कि हमें एकदम ओरिजिनल पोएम लिखना है, बल्कि रादर वी शुड फॉलो द ट्रेडिशन, शुड फॉलो ट्रेडिशन। सो एलियट के लिए पोइट्री जो है, लिटरेचर जो है वो क्या है, ट्रेडिशन को फॉलो करना है, ना कि हमें ओरिजिनलिटी लाना है, ना कि हमें यूनिकनेस लाना है। अगर हमें यूनिकनेस लाना है पोइट्री के अंदर तो ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिक यूनिकनेस आ जाएगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि देयर शुड बी कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशन, देयर शुड बी कंटिन्यूटी इन राइटिंग पोइट्री। ठीक है, और फिर कहता है नाउ ही कंपेयर्स पोइट टू अ कैटलिस्ट। इसको मैं ना अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए वो केमिस्ट्री का यूज करता है। तो केमिस्ट्री में कहता है कि जैसे प्लैटिनम है, प्लैटिनम एक धातु है ना, प्लैटिनम। अब देखो ये जो रिंग है इसमें थोड़ा सा प्लैटिनम का भी पार्ट है। एनीवे ये जो प्लैटिनम है, कहता है कि प्लैटिनम को हम क्या करते हैं, एक तरह से केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, यूज किया जाता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन। और किस चीज को बनाने के लिए, तो कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड चेंज हो जाता है किसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, प्लैटिनम एक धातु है जिसका हम यूज करके केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है और हमें क्या देता है, सल्फ्यूरिक एसिड देता है, सल्फ्यूरिक एसिड देता है। तो कहता है यहां पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कहता है कि जिस तरह से प्लैटिनम बिना रिएक्शन किए, खुद बिना रिएक्शन किए कैटलिस्ट की तरह काम करता है ना,
कैटलिस्ट की तरह काम करता है और सल्फ्यूरिक ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है और वहां से सल्फ्यूरिक एसिड हमें निकलता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बनने में प्लैटिनम का हाथ तो है लेकिन ये एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा, विच मीन्स कि प्लैटिनम बिल्कुल नहीं बदलता है। तो सेम प्लैटिनम की तरह पोइट्स को होना चाहिए। जो पोइट है वो अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते रहे मतलब किए मतलब जो पोइट्स होते हैं उसको अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना होगा और साथ साथ क्या करना होगा, उसे कैटलिस्ट बनना पड़ेगा। विच मीन्स कि जैसे सपोज एक पोइट है, जैसे सपोज एक शेक्सपियर है, शेक्सपियर अपने समाज में जितनी भी चीजें वो देख रहे हैं उससे खुद चेंज नहीं होना है उनको, जिस तरह से यहाँ पे प्लेटिनम चेंज नहीं हुआ उसी तरीके से एक पोइट को चेंज नहीं होना चाहिए। वो सारी चीजों को लेगा बिना बायस के, वो चीजों को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, बिना चीजों को मतलब बिना बायस किए हुए, बिना इन्फ्लुएंस हुए उस चीजों से वो पोइट्री को लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमोशनल मतलब कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमोशंस जो हैं पोइट्री के अंदर है ना, वो पर्सनल डेवलपमेंट से होनी चाहिए। विच मीन्स की जिस तरह से केमिकल रिएक्शन प्लैटिनम कराता है और सल्फ्यूरिक एसिड देता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, लेकिन ये खुद रिएक्ट नहीं करता है, ये एज इट इज बच जाता है ना। प्लैटिनम में कोई चेंज नहीं आता है। बिल्कुल उसी तरह पोइट्स के अंदर कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, और जो पोइट है जब वो पोइट्री लिख रहा है तो वो किसी भी चीज से इंस्पायर्ड हो रहा है, डजंट मैटर, वो उसके अंदर चेंजेस नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा है वो। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू नाउ। अब हम लोग आगे चलते हैं। एलियट कहता है जो पोइट्री है इट इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, है ना, बट क्या है, बट इट इज एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। तो इट इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, बट क्या है, एस्केप है, एस्केप फ्रॉम इमोशन। ये जो पोइट्री है, पोइट्री इज नॉट अबाउट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, मतलब कि अपने इमोशन को लूज करना पोइट्री नहीं कहलाता, बल्कि पोइट्री क्या है, अपने इमोशन को एस्केप करना कहलाता है। विच मीन्स कि हमने समाज से बहुत सारी चीजें लिए, बहुत चीजें हमें इन्फ्लुएंस करती है, एक पोइट को बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन पोइट को उस भाव में नहीं आना है, उस इमोशन में नहीं आना है, उस इमोशन में नहीं पढ़ना है, बल्कि उससे एस्केप करना है, और उसको पोइट्री तब करनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट। अब एलियट का दूसरा वर्क था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। Hamlet and his problems। इनका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, जो कि पब्लिश हुआ था 1919 में। ये भी द सेक्रेड वुड मैगजीन में पब्लिश हुआ था, और इसके अंदर वो एक टर्म कॉइन करते हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। ठीक है, ये जो टर्म है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पे शेक्सपियर के हैमलेट को वो क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं, शेक्सपियर जब हैमलेट को लिख रहे थे तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स थी। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि शेक्सपियर का जो हैमलेट है इज मोस्ट आर्टिस्टिक फेलियर, इज मोस्ट डेफिनेटली एन आर्टिस्टिक फेलियर, है ना। हैमलेट को एक आर्टिस्टिक फेलियर बना देते हैं। वो कहते हैं कि हैमलेट के अंदर जो वर्क्स है वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को फॉलो नहीं करता है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑब्जेक्ट, किसी एक इंडिविजुअल चीज है जिसके बारे में बातें की जा रही है, और उससे रिलेशन में चीजों को, सपोज इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आप मानो कि आप एक मूवी देख रहे हो, खासकर ये इंडियन मूवीज में बहुत होता है, या फॉरेन किसी भी मूवीज में देखोगे ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन हमेशा रहता है। तो सपोज मानो कि एक एक्टर है ना, जो कि उस मूवी का सबसे मेन रोल मतलब एक लीड रोल कर रहा होता है, तो उसकी मदर बीमार हो जाती है। तो जब उसकी मदर बीमार हो जाती है तो उसके चारों तरफ देखोगे कि अचानक से बारिश होने लगेगा, अचानक से सॉम्बर डे हो जाएगा, है ना। जब वो बाहर निकलेगा दवा लाने के लिए तो देखोगे कि एक भी ऑटो नहीं मिलेगा उसे, चारों तरफ अंधकार है, बिजली कड़क रहे हैं। तो ये क्या है,
ये एक सैडनेस को दिखाने के लिए उसके जो चारों तरफ जो चीजें घटित हो रही है, जो भी घटनाएं घटित हो रही है, वो रिलेट कर पा रहा है उस चीज से, है ना। जैसे आप रोमांटिक चीजें देखते हो तो रोमांटिक मूवीज में या रोमांटिक सॉन्ग्स में क्या होता है कि फ्लावर को दिखाया जाएगा, वैली को दिखाया जाएगा, है ना, या फिर चारों तरफ पहाड़ या वादियां दिखेंगी। तो इससे इससे क्या होता है, इससे इंसान कनेक्ट कर पाता है ना। इसके जो इमोशंस होते हैं ब्रस्ट करके निकलता है ना, जो फीलिंग्स है वो इवोक होता है। तो इसलिए कहता है कि कोई भी लिटरेचर, कोई भी लिटरेरी आर्ट, किसी भी आर्ट के अंदर, किसी भी पोइट्री के अंदर, किसी भी ड्रामा के अंदर, है ना, उसका एसेंस तभी है जब वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में लिखा गया होगा। जैसे इसलिए कहते हैं कि जो हैमलेट है, हैमलेट के अंदर ऐसा ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हैमलेट बार बार डिले कर रहा है क्या, मर्डर करने में, अपने अंकल क्लॉडियस का मर्डर करने में उसने बहुत देर लगा दिया। और हैमलेट का जो प्ले है, सॉरी शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, वो सबसे लंबा प्ले भी है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को फॉलो नहीं करता है अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट। और एलियट कहते हैं कि शेक्सपियर के जैसे अदर वर्क्स है ना, मैकबेथ जैसे हो गया, मैकबेथ जैसे हो गया, मैकबेथ इस चीज को फॉलो करता है। क्योंकि अब जब मैकबेथ पढ़ोगे तो उसके अंदर देखोगे जो सिंबल्स हैं, ब्लड है ना, ब्लड दिखाया गया है, डैगर दिखाया गया है, डैगर दिखाया गया, तो ये सब कुछ ना कुछ सिंबलाइज करता है। मतलब कि ब्लड जैसे हो गया, डैगर जैसे हो गया, ये मैकबेथ को सिंबलाइज कर रहा है ना। ये जो सुपर एलिमेंट, जितने भी सुपर एलिमेंट्स हैं, नाइट हो गया, ये सब के सब मैकबेथ को परफेक्टली क्या कर रहा है, कोरिलेट कर पा रहा है। इसलिए कहता है कि जो मैकबेथ है वो मोस्ट डेफिनेटली अच्छा वर्क है कंपेयर टू हैमलेट, क्योंकि हैमलेट जो है इट इज मोस्ट डेफिनेटली एन आर्टिस्टिक फेलियर, क्योंकि इसमें शेक्सपियर जो है वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का अच्छे से यूज नहीं कर पाए थे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इनका वर्क है वो है मेटाफिजिकल पोइट्स के ऊपर, है ना। थोड़ा मेटाफिजिकल पोइट्स के ऊपर भी वो लिखते हैं, जैसे जॉन डन हो गए, जॉर्ज हर्बर्ट हो गए, है ना। जैसे अगर आप मेटाफिजिकल पोइट्स पढ़े होंगे, खासकर रेनेसां एज में, रेनेसां एज के एलिजाबेथन समय में, तो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, बीच में कुछ लोग, बीच में कम से कम 100 साल तक लोगों ने उसको भूल गया, सारे मेटाफिजिकल पोइट्स को लोग भूल गए। बट जब टी.एस. एलियट आते हैं तो उन्होंने उस पर एसेज लिखे, और ये जो ऐसे था वो एक तरह से रिविटलाइज कर दिया था 17th सेंचुरी मेटाफिजिकल पोइट्स को, जैसे जॉन डन, एंड्रयू मार्बल, जॉर्ज हर्बर्ट, है ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स थे। तो उसने क्या बोला, उसने कॉइन टर्म किया। अच्छा, इनका जो पहले तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था वो था द मेटाफिजिकल पोइट्स, द मेटाफिजिकल पोइट्स, ठीक है, द मेटाफिजिकल पोइट्स। ये 1921 में पब्लिश हुआ था। द मेटाफिजिकल पोइट्स नाम से पता चल रहा है कि ही इज टॉकिंग अबाउट द मेटाफिजिकल पोइट्स। जैसे मैंने बताया जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, है ना, इन सारे राइटर्स के बारे में। तो इन्होंने क्या बोला इस ऐसे के अंदर, इस ऐसे के अंदर इन्होंने एक टर्म कॉइन किया, और उस टर्म का नाम है यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। यूनिफाइड सेंसिबिलिटी, ठीक है, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफाइड टर्म से पता चल रहा है और सेंसिबिलिटी टर्म से पता चल रहा है। यूनिफाइड मतलब चीजों को इकट्ठा करना, है ना, जैसे कि कहता है थॉट और फीलिंग्स को इकट्ठा करना। तो यूनिफाइड सेंसिबिलिटी का मतलब है कि द इंटीग्रेशन ऑफ थॉट एंड फीलिंग्स, इंटीग्रेशन ऑफ थॉट एंड फीलिंग्स, थॉट एंड फीलिंग्स। कहता है पोइट्री के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी सेंसिबिलिटी को यूनिफाई करना पड़ेगा। जब भी हम पोइट्री लिखेंगे तो जो हमारा थॉट होगा और जो हमारी फीलिंग्स होगी, दोनों जब तक आपस में जुड़ेंगी नहीं तब तक हम पोइट्री नहीं कर सकते, तब तक हम किसी चीज को लिख नहीं सकते। अगर एक अच्छे लिटरेचर लिखना है, एक अच्छा पोइट्री लिखना है, पोइट्री करना है, तो हमारे जो सेंसिबिलिटी है वो यूनिफाइड होनी चाहिए, विच मीन्स कि हमारा थॉट और हमारी फीलिंग्स दोनों आपस में जुड़ना चाहिए। और ये चीज हमें मेटाफिजिकल पोइट्स में मिलता है, मेटाफिजिकल पोइट्स में मिलता है। जैसे जॉन डन के वर्क्स में, है ना, जॉन डन के वर्क्स में, जॉर्ज हर्बर्ट के वर्क्स में, एंड्रयू मार्वल के वर्क्स में, है ना, ऐसे ही और भी राइटर्स हैं। ठीक है, तो मेटाफिजिकल पोइट्स के अंदर क्या मिलता है, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी देखने को मिलता है, विच मीन्स कि देयर इज एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी।
जहाँ पे इंटेलेक्ट एंड इमोशन आपस में मिलते हैं। अब देखो जॉन डन का एक वर्क है द कैनोनाइजेशन, अब उसको पढ़ना कभी भी, तो उसका जो पहला सेंटेंस है उसमें कहता है फॉर गॉड सेक लेट मी लव, है ना, एंड मतलब कहता है कि फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। यहाँ पे जॉन डन प्रोवोक कर रहे हैं और अपनी लवर के साथ वो बेड में पड़े हुए हैं और कहते हैं कि देखो मुझे छोड़ दो, मुझे मतलब मुझे प्यार करने दो, है ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो ये क्या है, यहाँ पे जिस तरह से मेटाफिजिकल पोएट्स लिखा करते थे, तो वो अपने इमोशंस को, उसके अंदर जो भी इमोशंस होते थे, जो भी थॉट होता था, है ना, ये जो इमोशनल इंटेंसिटी थी वो मर्ज हो रहा था। तो वहां पे इंटेलेक्ट मतलब नॉलेज प्लस फीलिंग्स प्लस थॉट, वही है, आपस में क्या हो रहे थे, आपस में जुड़ रहे थे। देयर इज अनदर टर्म जो इन्होंने कॉइन किया था, उसको भी देख लेते हैं। एक था यूनिफाइड सेंसिबिलिटी, जिसके अंदर सेंसिबिलिटी को मतलब अपने सेंसेस को और प्लस अपने थॉट को क्या करना है, यूनिफाई करना है, आपस में जोड़ना है, एक साथ करना है, एक साथ एकत्रित करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो इनका टर्म था वो था डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म उन्होंने कॉइन किया था वो था डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो इसमें कहता है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, नाम से पता चला है डिसोसिएट होना, यहाँ पे एसोसिएशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, विच मीन्स कि जहाँ पे इंटेलेक्ट और इमोशन दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं, इंटेलेक्ट और इमोशंस या फिर फीलिंग्स दोनों ही क्या होते हैं, एक साथ नहीं रहते, सेपरेट हो जाते हैं, उसी को बोला गया डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। विच मीन्स कि वैसा वर्क, वैसा आर्ट जिसके अंदर ह्यूमन इमोशन क्या होता है, आपस में कनेक्ट नहीं हो पाता है, उसको क्या बोला गया, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इनका एक और लास्ट वर्क पढ़ लेते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्स तो हो गया, इनका नेक्स्ट वर्क है वो है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, जो कि पब्लिश हुआ था 1923 में। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, 1926 में पब्लिश हुआ था ये, सॉरी 1923 में। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का फंक्शन क्या है ना, तो कहता है जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म इज अ सेकेंडरी टू क्रिएटिव राइटिंग। क्रिटिसिज्म को इन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया, बोला क्रिएटिव राइटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिव राइटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, इज मोर इंपॉर्टेंट। कहता है in his work the function of criticism he says that the creative writing is more important than the criticism itself, क्योंकि जो criticism है वो क्या है, criticism खुद ही अपने आप में creative function है, criticism itself is a creative function, creative function, है ना। criticism अपने आप में क्या है, creative function है, जो क्या करता है, वो डिफाइन करता है, प्रिजर्व करता है और ट्रांसमिट करता है ट्रेडिशन को। क्या करता है, डिफाइन करता है, ट्रेडिशन क्या करता है, ये क्रिएटिव फंक्शन क्या करता है, मतलब क्रिटिसिज्म क्या करता है, डिफाइन करता है, प्रिजर्व करता है, PRESERV, प्रिजर्व करता है और ट्रांसमिट करता है किस चीज को, ट्रेडिशन को ट्रांसमिट करता है, ट्रेडिशन को। अब इसको अगर एक नटसेल में देखे तो ये जो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म है वो क्या है, वो क्रिटिसिज्म जो है वो क्रिएटिव राइटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिटिसिज्म से, लेकिन कहता है कि अगर क्रिएटिव राइटिंग होगी वही क्रिटिसिज्म है, मतलब क्रिटिसिज्म इज क्रिएटिव। ठीक है, ये क्रिएटिव जो कह सकते हैं कि फंक्शन है वही क्या है, वही क्रिटिसिज्म है। और अगर हम, और ये चीज क्या करता है, डिफाइन करता है, प्रिजर्व करता है, ट्रांसमिट करता है ट्रेडिशन को। जब हम ट्रेडिशन को डिफाइन कर रहे होते हैं, ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर रहे होते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, वही क्या है, उसी का फंड कह सकते हैं कि वही क्रिटिसिज्म का फंक्शन है। तो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू।
अब हम लोग क्या करेंगे? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, और अगली वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ेंगे, ठीक है? ओके।